बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा वक्त दिया। सबसे पहले तो ये कि अब तो दिल चाह रहा है कि दोबारा जल्दी इस्लामाबाद जाया जाए और आपसे मिला जाए। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है दोबारा मौका दिया। और ज़रूर जब भी आप आएँ तो बिल्कुल जो है ना ऑलवेज़ वेलकम। और मैं भी जो है ना बड़ी मज़ेदार रही हमारी पिछली नशिस्त, तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही आप आएंगे तो दोबारा ज़रूर ज़रूर मुलाकात होगी। बल्कि सर ये कि वो तो खुसूसन जो मैं देख रहा था, हमारी ऑडियंस जो है उसमें जो यंगस्टर हैं, यानी कि 18 के करीब जो हैं, उन्होंने बड़े शौक से सुनी आपकी बातें और उनको बड़ा मज़ा आया और बड़ी खुशगवार हैरत इस बात पे हुई कि लेस देन 44%, 44 की एज जो थी, उनके लिए ये चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। नहीं, शायद वो उसमें क्योंकि अब एयर पावर में इंक्रीज़ हो रहा है जो यूथ का भी ना, क्योंकि जो करियर चॉइस है अब आपने जो मतलब हमारी तो उम्र गुजर गई है, तो अब जो भी फोर्टीज़ में होंगे वो तो डेफिनेटली अगर पायलट बनना भी चाहें, फाइटर पायलट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जो 18 वाले हैं एफएससी के बाद जिन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन करना या J10C और कल को इंशाल्लाह ताला जिन्होंने जहाज़ उड़ाने हैं, तो आई एम श्योर वो ये बिकॉज ऑफ दिस जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मार्का है हक। और फिर उसके बाद दुनिया में बाकी भी अगर आप कॉन्फ्लिक्ट देख लें तो वो जो मैं हर वक्त कहता रहता हूँ कि यार एयर पावर की बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो शायद इसलिए यूथ का ना थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ता जा रहा है अब इधर। हाँ सर बिल्कुल, और बल्कि मुझे लगता है कि शायद जीत ही होती है जो यंगस्टर्स को खुसूसन हौसला देती है ना। और वो तो अब J10C और अभी J35 आने वाला है, उसकी बातें यहाँ पे पहले से ही शुरू हो गई हैं कि भाई ये आएगा तो शायद हम पहुँचेंगे वहाँ तक तो वो मिल जाएगा। तो इस तरह की बातें हुई। खैर सर, कुछ चीज़ें थी। सबसे पहले मैं वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि क्योंकि हमारे पास तो खबरें नहीं हैं, हम तो लिखने वाले हैं या सोचने वाले हैं, रिसर्चर हैं, तो हम कोशिश करते हैं इम्कानात पे ज़्यादा रोशनी डालें। तो अब हो सकता है बहुत सारी बातें आपको बचकाना लगे तो माजरत, और हो सकता है मिथ लगे तो वो आपसे हम क्लियर करना चाह रहे हैं। सर ये खबर हमने सुनी सबसे पहले मार्का हक के हवाले से कि तकरीबन 100 के करीब हेरॉप ड्रोन्स थे वो आए जिनको हमने मार दिया। तो अच्छा सर, उसको मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ एक और ख़बर से कि सुनने में आया था कि यही सेम ड्रोन आज़रबाईजान की जंग में जब पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा था तो वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो चुके अच्छा, असल में जो एग्जैक्ट नंबर तो आई थिंक वो 78 है। और जो भी इसमें वो है हैं। कुछ आई थिंक, अच्छा आपको डिस्टॉर्शन आवाज़ होगी। आ रही है मेरी? हाँ, मैंने शायद लगा कि आई डोंट नो, हालांकि वो इंटरनेट जो है वैसे वो अच्छा खैर। जी जो नंबर एग्जैक्टली जो है ना वो है 78 तकरीबन, आई थिंक, जो DJISPR ने कहा था। तो ठीक है। जो किलर ड्रोन्स इनको हम कहते हैं लॉइटिंग मुनिशन, और अराउंड जो है वो टोटल आप मिला लें 100 प्लस जो है ना ड्रोन्स, प्लस जो उनके वो थे, एयर मार्शल तिवाड़ी ने कहा कि हमने लेस देन 50 वेपन्स यूज़ किए हैं, तो आई थिंक वो बात कर रहे थे अपने बाकी मिसाइल्स की। ब्राह्मोस है, स्कैल्प है, रैम्पेज है, फिर जो उन्होंने बॉम्ब्स भी यूज़ किए उसमें डिफरेंट डिफरेंट, मैं ज़्यादा मतलब डिटेल्स में, कि स्पाइस है डिफरेंट, इसराइली जो है, फिर हैमर है जो फ्रेंच है। तो ये उन्होंने 7 की रात को भी जो मारे थे, तो मेरे ख्याल है टोटल जो है ना मोर देन 100 वेपन्स थे। ड्रोन्स उसमें से शायद एल एल से अराउंड 80। और जो आपने दूसरा कहा कि बिल्कुल अज़रबैजान के पास भी जो है ना वो इजरायली और टर्किश ड्रोन्स थे, और उन्होंने आर्मीनिया के साथ जो उनकी नागोर्नो कराबाख की जो वॉर हुई थी उसमें इनको यूज़ किया था। प्रॉब्लम यह है कि वही वही जो बात मैं हमेशा करने की कोशिश करता हूँ ना, कि एक प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्सेस नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। कि अब जिस तरह राफेल है बड़ा अच्छा जहाज़ है, लेकिन वो फ्रेंच एयरफोर्स के पास अच्छा था, इंडियन एयरफोर्स में आके आपने देख लिया। इसी तरह S-400 है, बड़ा ज़बरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है, रशिया के पास है, तुर्की के पास है, चाइना के पास भी है, और इंडिया के पास अगेन वो आपने देख लिया। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसमें आई थिंक वेपन्स जो है ना या प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इतना मैटर नहीं करते। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उनको एम्प्लॉय कैसे किया है। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान एयरफोर्स का प्रोफेशनलिज्म है, हमने मतलब ट्रेनिंग की, फिर हमने नेटवर्किंग की, इंटीग्रेशन की, तो उसके अंदर ना फोर्स मल्टीप्लिकेशन हो जाती है कि जो एक प्लेटफॉर्म है, चाहे वो J10C है, चाहे PL-15 है। अब उनके पास जो हैरप है, हमारे पास जो थे वो थे Jiha 3 जो टर्किश थे। अब देखने में कोई कहेगा कि नहीं यार वो तो Jiha 3 तो वो जो है ना वो इतने अच्छे नहीं हैं, या हैरप उनसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान ने जो अपना एम्प्लॉय किया, जो ये कामिकाजी ड्रोन्स या जो लॉइटरिंग मुनिशंस हैं, उनका इफेक्ट इंडियन ड्रोन से अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा था। तो ये थोड़ा सा ना इसमें कि आप जो उसको प्लेटफॉर्म की बजाय अगर ओवरऑल देखेंगे ना, कि जिन्होंने यूज़ करना है उनकी ट्रेनिंग कैसी थी, प्रोफेशनलिज्म कैसी थी, उनकी नेटवर्किंग कैसी थी, तो फिर आपको रिजल्ट समझ आएंगे कि ये जो प्लेटफॉर्म है इट इज़ जस्ट वन फैक्टर ना।
बाकी बहुत हम्म। सारी इंटेंजिबल चीज़ें हैं जो आपने जो उसमें ऐड अगर नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट वो नहीं निकलेगा। सर मैं इसको ये लिंक करना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीज़ें हमें हेरोप की कैरेक्टरिस्टिक्स की वहीं पता चल गई थी जब आज़रबाईजान ने हम इसको, हो सकता है किसी ने खोल भी लिया हो, थोड़ा सा देख लिया हो, यही एक नहीं बस कहने उसमें की बात है। हाँ, आई मीन देखें वो क्योंकि जो उनकी क्लासिफाइड जो चीज़ें हैं वो तो आई एम श्योर कोई भी नहीं देता। लेकिन उसमें जो है ना मुझे वैसे अगेन के जैसे राफेल भी कतर में थे तो हमने कहा जी कि हमने राफेल वहाँ पे प्रैक्टिस सर कर ली थी वहाँ आना आजकल मैं दुनिया में। समझ, सर सॉरी। राफेल पे भी इसी तरह एक सवाल करना है आपसे, थोड़ा बचकाना था। अच्छा मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब इतना वो नहीं है, ये कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं ना, जैसे अब जो चाइना से हमने जो भी HQ9 लिया है, ठीक है, वो अब अगर ईरान को भी मिल रहा है कल को, फिर मतलब अफ्रीका में भी अगर कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो भी JF-17 या इराक या बांग्लादेश, तो ये चीज़ें आजकल जो इजरायली हैं या इंडियंस हैं तो उनको भी पता चल जाती होंगी, ये इतना मैटर नहीं करता। आपको अभी जैसे राफेल का या PL-15 जो PL-15 है उसके बारे में पता लग गया, क्योंकि इंडियंस ने ये क्लेम किया, मैं उनके क्लेम की बात कर रहा हूँ कि हमें PL-15 एक बड़ा साबित उसमें मिला है कंडीशन में, और हमने इसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं और हमें इसका अब जो है ना अंदर से सब कुछ पता लग गया है। तो इसका मतलब ये है कि अब असूली तौर पे नेक्स्ट टाइम तो फिर PL-15 से जो है ना उनको मार नहीं खानी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे हम्म। इंशाल्लाह ताला कि अगर वो सिंदूर 2.0 हुआ तो नतीजा कुछ और होगा। मेरा वैसे नॉलेज इसमें वाकई एग्जैक्टली नहीं है अजरबईजान का, लेकिन मैं इसको जनरलाइज इस तरह करूंगा कि जितनी भी है ना इंटेलिजेंस वाले, चाहे वो पाकिस्तानी हैं चाहे वो मतलब हमारे एडवर्सरीज के हैं, तो ये इन कोशिशों में वो लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो है ना दुनिया में वो आपको मिल जाता है। बट फिर मैं कह रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म और ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको आपने यूज़ कैसे करना है, तो असल हम्म। चीज़ तो ये है। तो मुझे नहीं पता कि हैरप का हमारे पास वो पहले से कुछ था या नहीं था, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो बाकी चीज़ें हैं जिस तरह जो इंडिया ने जो या ब्रह्मोस फायर किया तो वो तो पहली दफ़ा ही हुआ है ना, तो अब ब्रह्मोस की जो हम्म। इंटरसेप्शन हुई है तो वो तो हमें पहले कहीं से किसी ने नहीं बताया था। तो अब अच्छा मेरा सर, ख्याल है कि इसमें ये भी जनरली ब्राह्मोस से फिर पहले आ जाते हैं, तो सर क्या ऐसा नहीं है कि ब्राह्मोस का भी कुछ हमने कहीं से निकाल ली थी कुछ चीजें? सर मैं नहीं यानी मैं फिर इसको इस तरह से बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ तो सॉफ्ट किल्स हुई है ना, ब्राह्मोस की भी कुछ तो जी सॉफ्ट जी किल्स जी हुई जी हैं जो कर जी रहे थे। जी जी जी। तो सर उसके लिए कुछ डेटा पहले से चाहिए नहीं होगा, या ये कि बस एक मिसाइल आ रहा है और आपने उसको डायरेक्टली डिस्ट्रैक्ट कर दिया, या ये कि कुछ चीजें पता होती हैं कि भाई ये इस तरह का है तो ये। नहीं मैं वही वही मैं बता रहा था ना कि देखें अब जो इंडिया की जो उनका जो अजीत दोवल की आप वीडियोस देखें तो वो कहता है कि मैं तो जी लाहौर में भी इतना अरसा रहा हूँ और दाता सर दरबार वहीं पे तो मैं जाता गोली था मारी और थी अभी दो बजे लाहौर हाँ, में। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये तो चीज़ें जो है ना वो चलती रहती हैं। आई थिंक कि वो अगर उनके आई डोंट नो वो वाकई यहाँ पे था तो हमारे उधर होंगे उनके यहाँ होंगे, यही यही तो ऑपरेशनल सिक्योरिटी और जिसकी मैं बात कर रहा था कि आप कोशिश में लगे रहते हैं। अब मुझे वाकई नहीं पता कि हमें कितना पता लग गया, कोशिश तो डेफिनेटली जैसे वो हमारे मिसाइल्स की करते रहते हैं हम उनकी करते रहते हैं। एक चीज़ जो मैंने खुद देखी है वो है, इसको हम कहते हैं एलेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की। ये तो मैंने आपको ह्यूमन ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात बताई ना, जी। कि कोई बंदा वहाँ गया उसने कोई बात पता करके कहीं से बताई, रशिया से या इंडिया से। एक आपकी होती है जो आपके जहाज़ों की या इस तरह मिसाइल्स की या रेडियो की रेडार की, आप इसको एलेंट कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस। उसमें आगे फिर दो डिफरेंट चीज़ें हैं, कमेंट कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस कि आप रेडियो पे जैसे वो गॉडजिला 3 की बातें सुन रहे थे कि वो आरटी पे वो क्या बातें कर रहे हैं, फिर उससे आप कुछ चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। फिर आप सिग्नल्स इंटेलिजेंस करते हैं, जो आपने कहा ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जिस तरह उनकी पहले से आपने, वो आप कोशिश में लगे रहते हैं पीस टाइम में। तो आपने हम्म। दुश्मन से आपने लेना होता है वो सारा डाटा, वो आपने अपने डाटा बैंक में फीड करना होता है। अपने जो रेडार वार्निंग रिसीवर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज़ हैं SDR, फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक अटैक के लिए आपने यूज़ करने अपना इक्विपमेंट, और उन्होंने भी आपका लेना होता है, तो आपने अपना उनसे बचाना भी होता है इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट करके ना, जिसको सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर्स और ये सारा कुछ कहते हैं। तो मुझे मैंने जैसे वाकई का कि मुझे मतलब आई डोंट नो कि किस हद तक हमें पहले से जो वेपन्स यूज़ हुए उनके बारे में मालूमात थी, लेकिन ये इसमें मतलब आई नॉट बी सरप्राइज कि अगर हमारे कुछ वेपन्स के बारे में उनको पता है और हमें उनके कुछ वेपन्स के बारे में पता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि उसमें असल चीज़ ये होती है कि आपने उसको फिर यूटिलाइज़ कैसे किया, कि आपने उसका काउंटर हम्म। कैसे किया। क्योंकि इंडियंस का जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो फ़ायदे में जाता है कि उनका जो वो गरूर है ना, और जो एक उनका बॉलीवुड डेल्यूजन के हम तो जी विश्व गुरु हैं, तो वो मेहनत करने की बजाय ना ज़्यादा वो ढोल पीटने में मसरूफ़ रहते हैं। तो हमें जो हम्म। इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम कोशिश करते हैं कि अच्छा अब इसका तोड़ निकालें। आई थिंक उनको मिल भी जाती होगी ना तो वो कहते होंगे नहीं नहीं ये पाकिस्तानी तो ऐसे ही बस फारिग कौम है, इनको तो हम देख लेंगे।
तो ये मैं फिर कह रहा हूँ कि एक्चुअली तो ये दिस इज़ हाउ इट इज़ कि जो काउंटर इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस की मैं बात कर रहा था कि आपने जी। अपने एडवर्सरी की कैपेबिलिटीज़ की कोशिश जो है वो अब मतलब इसराइल जो है वो आई एम श्योर ईरान के बारे में करता होगा, यूएस चाइना आपस में करते होंगे, कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन में और यूएसए की जो जासूसी इनकी होती थी, सोवियत स्पाइज होते थे अमेरिका में, अमेरिकन स्पाइज होते थे इधर इसके अंदर, तो ये तो चलता रहता है। तो उसमें अब कौन किस हद तक कामयाब हुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने रिजल्ट देख लिया, हमारे हक में निकला अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि वो जो है ना अगेन उनका जो एटीट्यूड था ना बेसिकली वो जो था कि जो ओवर कॉन्फिडेंट और कॉम्प्लेसेंट एटीट्यूड, तो उसका उनको नुकसान हुआ। और जो चीज़ें हमें अगर पहले से पता लग भी गई थी तो वेल एंड गुड, बट मेनली जो है ना ज़्यादातर चीज़ें तो इसमें टॉप सीक्रेट ही होती हैं। तो कुछ चीज़ों की तैयारी तो आपने वैसे भी करनी होती है कि यार अच्छा अगर वो ये वाली ले आएंगे कैपेबिलिटी तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, यू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट बेसिकली। सर लेकिन जितना अगर सिर्फ इसको इस एंगल से देखें कि क्या इस तरह का कोई मिसाइल अगर आ रहा हो और आपके पास उसकी कोई प्रायर इंफॉर्मेशन ना हो, तो उसकी इंटरसेप्शन हो सकती है उस वक्त भी, या ये कि डेफिनेटली पीस टाइम में कोई डेटा गैदर हो गया होगा? नहीं, हो सकती है, आपके पास जितना ज़्यादा डाटा होगा ना डेफिनेटली आपके इंटरसेप्शन का जो रेट है वो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि 100% मतलब आप कहते हैं ना कि कुछ नहीं हम्म, है, मतलब सब कुछ जो है उसमें अंदाज़ा हो सकता है। आप जब जिस तरह सीईपी एक वर्ड यूज़ होता है सेंट्रल सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, कि आप मिसाइल्स का कहते हैं जी जी। ब्राह्मोस का जी बड़ा अच्छा है 3 मीटर 5 मीटर, अभी हमने जो वो फतेह फायर किया कि उसका लेस देन 10 मीटर इस तरह करके ना। फिर आपके कुछ जो भी हमारे नए वेपन्स हैं कि आप कहते हैं जी इनका तो 1 मीटर तक है। तो उसमें 100% पिन पॉइंट नहीं कि आप थोड़ा सा एरर रख रहे हैं, 1 मीटर 3 मीटर का इतना आप रख रहे हैं मार्जिन। तो इसी तरह इंटरसेप्शंस में भी अगर मेरे पास सारा डाटा हम्म, है और मेरी तैयारी कंप्लीट हो गई है तो मैं कहूँगा जी मेरा इंटरसेप्शन रेट इंशाल्लाह 99% होगा। तो अगर वो नहीं है तो ये नहीं कि इंटरसेप्शन हो नहीं सकती। हाँ ये है कि थोड़ा सा उसमें अगर कोई ऐसा सरप्राइज निकल आया है कि मुझे उसकी स्पीड का आइडिया नहीं था, उसकी मैन्यूवरेबिलिटी का, उसकी जो मैंने अगर जैमिंग करनी है सॉफ्ट किल तो मुझे उसकी फ्रीक्वेंसीज का नहीं पता था, तो उसमें फिर सॉफ्ट किल थोड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर आपने जो हार्ड किल करनी है ना काइनेटिक की, वो आपको रेडार पे नज़र आ रहा है, अब वहाँ से वो आ रहा है और आपने यहाँ से अपना इंटरसेप्टर मिसाइल मारना है कि वो जाके उसको हिट करे और तबाह कर दे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट जैसे मैंने कहा कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहले से होगी ना डाटा, उतना आपके लिए अच्छा है और उतना आपका जो इंटरसेप्शन के रेट की जो प्रोबेबिलिटी है वो बेहतर होगी। सर इसमें असल में खबर पीछ पहले चली थी, मार्का से पहले, कि कोई डरडू, डीआरडीओ जो है इनका एक इदारा, उसका कोई साइंटिस्ट पकड़ा गया था जिससे कोई इंफॉर्मेशन किसी खातून ने दुबई में लीक करवा दी थी सारी। और सर वो सुना ही गया है कि वो कहीं ब्राह्मोस के ऊपर था। सर ये नहीं ये खबर मैंने आपको कहा हाँ पूरी? काफ़ी मैंने भी सुनी थी, और उनके कुछ नेवी के भी थे जो नेवी से रिलेटेड भी, और काफ़ी सारे आप अगर मतलब अभी कोई भी ऑडियंस में गूगल कर लेगा ना तो इस तरह के बहुत से उनको वो मतलब नज़र आएंगे। फिर जो कुछ इंडियंस कतर में जो थे वो इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, ईरान में जो है वो इंडियंस और अफ़गान, हाँ, और फिर एक उनके अपने जो ऑफिसर्स हैं कुछ वो नेवी के ही थे आई थिंक, वो रशिया के लिए कुछ मतलब उसमें कर रहे थे कि ये डील करवानी है या नहीं करवानी, किक बैक्स जो उनके जो एक स्वीडिश उन्होंने बोफर्स गन्स ली थी। हम्म, तो इंडिया का काफ़ी इसमें ना काफ़ी सारे इश्यूज उसमें आते रहते हैं, तो आई एम श्योर कि ये चलता रहता है कि उन्होंने कोशिश की होगी और ब्रह्मोस पे मे भी उनको कुछ चीज़ें मिल भी गई हों। और नेवी के अलावा आर्मी के भी, एयरफोर्स के भी, इंडियन एयरफोर्स के भी, तो ये काफ़ी सारे इस तरह जो, और ये हमारी तरफ भी मतलब हम भी अक्सर जब मुझे भी कोई कहता है ना ये, तो मैं कहता हूँ यार मुझे ये बात नहीं पता, तो कहते हैं यार आप रिटायर्ड हैं, तो मैंने कहा भाई यही तो बात है कि मैं अब फ़ोन पे लोगों से मैं नहीं पूछता कि मतलब वैसे हम्म, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो नहीं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी के लिए कुछ कुछ बताना, लेकिन अगर कोई आपको यू नेवर नो कि कोई सुन रहा है और मैं अपने किसी कोर्समेट से आपस में कोई बातचीत उससे अपनी वो क्यूरियोसिटी के लिए कि अच्छा कल को अली हमज़ा जो है ना जाके बताएगा कि हमने ये भी किया ये भी किया, और उसमें कोई क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, ये भी एक या, तरीका होता है कि आप साइबर और इसके ज़रिए ना फ़ोन टैपिंग और ये करके सुन रहे होते हैं। तो ये हमारी फिर कोशिश होती है कि यार कोई भी जो बातचीत है ना, अगर वो इस तरह की कोई सेंसिटिव है तो आप फ़ोन पे ना ही करें। खैर है कोई आपसे पूछेगा तो आप बता दें कि मुझे नहीं पता, तो ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेगा कि यार अली भाई आपको तो कुछ पता ही नहीं होता, तो मैं कह दूंगा हाँ यार मुझे कुछ पता नहीं होता। बट इट इज़ बेटर के बजाय इसके कि दरमियान में कोई बंदा कान लगा के सुन रहा हो और वहाँ से इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए। तो सिर्फ स्पाइंग के ज़रिए नहीं कि आपने वहाँ पे कोई बंदा पकड़ लिया, वैसे भी आपने साइबर और इसके जो मतलब वो टेलीफोन और उसके अलावा कॉरेस्पॉन्डेंस जो है कि वो कोई ना कोई आपने जो है ना मतलब जैसे मेल होती थी पहले, हार्ड मेल के वो खत जाते थे, तो वो भी दरमियान में अगर कोई पढ़ लेगा तो उसको भी पता लग जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा डिफरेंट तरीके। बहरहाल ये, सही। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उसमें एग्जैक्टली तो मुझे अब श्योर नहीं है, बट ये खबरें इस तरह की आती रहती हैं कि वो इंडिया में उन्होंने एक बंदा पकड़ा जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था।
सर अब इसी से रिलेटेड तीसरा सवाल राफेल वाला था कि सर ये तो सुनने में आया था कि हमारे कुछ पायलट्स ने राफेल उड़ाए थे, तो सर सिर्फ शौक में तो नहीं उड़ा रहे होंगे ना कि जरा फ्लाइंग देख कर आए। नहीं वो आई थिंक वो हमारे पायलट्स के उड़ाने वाला तो वो मुझे खैर वाकई मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि हम उनके सर अगेंस्ट उड़े मुझे हैं इस कि बात से नहीं आया था कि इंस्पेक्शन की थी या देखा था नहीं सर। वो तो हाँ नहीं नहीं वो तो होता है मैं वही कह रहा हूँ ना लेकिन वो मतलब उसमें बैठ के पायलट के लिए जो उड़ाना है ना क्योंकि आपको ना जहाज़ की प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ती है वो मेरे वाले साहब ने भी पूछा था कि जी आपने एक गाड़ी चलानी सीख ली है होंडा या टोयोटा तो अब तो आप सुजुकी या कोई भी चला सकते हैं। एक्चुअली फाइटर्स में ऐसे नहीं होता। तो आपने उसमें ना पीछे रियर सीट में बैठ के तो वो खैर मतलब एक अलग चीज़ है लेकिन खुद उड़ाने के लिए ये ट्रेनिंग करने के लिए ना आपको काफ़ी लंबा अरसा उसके लिए चाहिए होता है। और वो फिर मॉनिटर कर रहे होते हैं ऑब्वियसली फ्रेंच भी और सारा। हाँ उसकी मतलब जाके देखना उसके खिलाफ उड़ना उसको मतलब उसके साथ वो दूसरे अपने जहाज़ में फ्लाई करना वो तो ऑन रिकॉर्ड है कि हमने जैसे जनवरी 2024 में एक एक्सरसाइज हुई थी जिलजाल 2। तो जी। पाकिस्तान एयरफोर्स के जो जेट-10C हैं ये गए थे कतर में इन्होंने फ्लाई किया जो उनके F-15 हैं और यूरोफाइटर और राफेल के साथ। उससे पहले जिलजाल 1 जब हुई थी तब उनके पास उस टाइम अभी राफेल नहीं आए थे उस टाइम उनके पास मिराज 2000 थे। वो भी फ्रेंच एयरक्राफ्ट है तो हमारे JF-17 गए थे उन्होंने उनके साथ फ्लाई किया। तो ये तो मतलब होता रहता है। ये तो इंडिया भी जैसे हम हमारे F-16 थे जब पहले तो इंडिया ओमान के साथ और इसराइल के साथ और जब ये मतलब अमेरिका में भी रेड फ्लैग पे गए तो इस तरह तो मतलब मैं फिर वही कह रहा हूँ कि उन्होंने भी किया हुआ है कि अगर ये मैं कहूँ कि जी मुझे राफेल का पता चल गया था तो उनको 2019 में फिर F-16 का पता होना चाहिए था क्योंकि इसराइल के पास सर F-16 उनको है तो ये उनको सारी। भी लगा हुआ नजर आ गया था सर, छोड़े। नहीं मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि ये अगर लॉजिक आप लगाएं कि हमें राफेल का पहले किसी ने बता दिया तो उनको तो मतलब 30-40 साल से अमेरिका ने और इसराइल ने और ओमान ने और पता नहीं किस किस ने जो भी उनके मतलब फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उन्होंने F-16 का बता दिया होगा तो फिर अभिनंदन साहब को नहीं गिरना चाहिए था। तो इसी तरह आप J-10C के बारे में आप कहें कि अच्छा चलो वो अभी पाकिस्तान और चाइना में ही है तो कल को जब J-10C किसी और मुल्क में कोई इजिप्ट या बांग्लादेश या कोई भी ले लेता है तो फिर भी यही होगा कि जब इंडियन एयरफोर्स वहाँ पे एक्सरसाइज करने जाएगी तो ये मेरा ख्याल है ये कोई लॉजिक उनकी ना कोई मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान ने पहले से तैयारी कर ली थी। एक्चुअली आप थ्रेट के लिए मेहनत करते हैं और हमें जैसे मैंने कहा कि हम जो है ना पीस टाइम में बहुत ज़्यादा अपनी जो है ना वो क्या कहते हैं कहना चाहिए कि दिन रात एक कर रहे होते हैं। और इंडियंस जो हैं वो अपने बॉलीवुड के अंदर के मूवीज़ के अंदर के बस पाकिस्तान एयरफोर्स तो ऐसे बाएं हाथ का खेल है। तो उसके बाद फिर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं यार इनको इसने बता दिया और इसने बता दिया। आप भी जाके पूछ लें F-16 के बारे में J-10C के बारे में JF-17 अभी नाइजीरिया के पास है म्यांमार के पास है म्यांमार के साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं ठीक है। तो वो हमेशा यही कहते रहते हैं कि JF-17 फजूल जहाज़ है म्यांमार ने ग्राउंड कर दिया है ठीक है वो उनके जहाज़ों में ये मसला था वो मसला था। तो ये वाले झूठ फैलाने की बजाय आप म्यांमार से जाके सीख लेते कि यार JF-17 कैसे एम्प्लॉय हो सकता है तो आपको पता चल जाता है और आपका S-400 तबाह ना होता। तो ये बड़ा मतलब वो जो है ना उनका इंडियंस का बचकाना सी वो और उनके जनरल्स ने भी ये कहा था कि जी हम तो 3 मुल्कों से लड़ रहे थे पाकिस्तान तुर्की और चाइना तो फिर हम 5 मुल्कों से लड़ रहे थे इंडिया के साथ फिर वो मतलब इसराइल भी फ्रांस भी USA भी रशिया भी। बिल्कुल मतलब मैंने जैसे कहा ना कि सेंसलेस सी बात लगती है मुझे ये। हम्म। सर अब इसमें एक चीज, अगला सवाल ये था कि सर S-400 को उन्होंने कहीं छुपा के तो रखा होगा ना? यानी ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने एक्सपोज किया हुआ होगा कि भाई यहाँ है आके मार लें। तो सर वो इंफॉर्मेशन कैसे गैदर हुई होती है कि भाई ये इधर इनके रेडार हैं, दूसरी चीजें हैं। नहीं ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और इसका ना पिछले साल की वो जो ब्रीफिंग थी सर औरंगजेब ने उसमें थोड़ा सा हिंट दिया था कि हम जी हाँ। कॉन्टीन्यूसली सेटेलाइट से और जो रेडार एमिशंस होती हैं ना इससे उसको ट्रैक कर रहे थे क्योंकि वो मोबाइल सिस्टम है। तो आप एक दिन यहाँ है एक दिन वहाँ है तो उसको पिन पॉइंट करना जो है ना वो आसान काम नहीं है। तो एक्चुअली ये आपने पहले से ही ना इवन वॉर से पहले ठीक है जैसे मैंने कहा आपकी इंटेलिजेंस अब उसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस है सिग्नल्स इंटेलिजेंस है क्योंकि जब वो रेडार उसका ऑन होता है तो वो एमिशंस कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है हर चीज़ का। तो मैंने अगर उसको मार्क कर लिया कि अच्छा ये यहाँ से आज इसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर निकल रहा था ठीक है और 2 दिन बाद वो फिर वहीं से था तो अब मुझे श्योर है कि अभी इसकी पोजीशन यही है। अब अगर तीसरे दिन चौथे दिन वो फिर वहीं उसी पोजीशन से आ रहा है तो मैंने उसको मार्क कर लिया। अगर वो चेंज होगी तो फिर अब एमिशंस जो हैं वो वहाँ से नहीं हो सकती ठीक है वो फिर उस जगह से होंगी। तो रेडार एमिशंस जो हैं वो उसके सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर फिर सेटेलाइट इससे आप जो है वो अपने पिन पॉइंट करके रखा हुआ था ठीक है। और उसके बाद जैसे ही वो डिसीजन हुआ 10 की सुबह 4:30 बजे वो जो पायलट है उनका भी जो उन्होंने भी बताया कि 10 मई को सुबह 4:30 बजे हमें कहा गया कि बस फजर के टाइम पे टेक ऑफ करो और जाके उसको S-400 को तबाह कर दो।
तो ये हमें पहले से मतलब आप ये नहीं हो सकता कि 4:30 बजे ही आपको बताया गया तो अब आपने 4:30 बजे ही पता करना है कि अच्छा S-400 कहाँ है। प्रायर इन्फॉर्मेशन, प्रायर प्लान सारे का सारा रेडी था, सिर्फ ऑर्डर का वेट था। जैसे ही ऑर्डर आया अल्हम्दुलिल्लाह वो आपने एग्जीक्यूट कर दिया। अच्छा सर, ये पहले हमने उनके जहाज गिराए, उसके बाद हमने उनका S-400 तबाह किया। तो सर जब हम जी। उनके जहाज गिरा रहे थे उस वक्त S-400 के क्या रेडियस में नहीं थे, या ये कि जो उसका थ्योरेटिकल रेडियस है 400 किलोमीटर का वो फेल हो रहा था? अब अगेन आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया और इस पे आज ही ना मैंने वीडियो बनाई है पूरा जो फार्मूला लगा के फिज़िक्स का, कि इंडियंस जो हैं वो कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी तो पढ़े लिखे नहीं हो, हमारा देखो सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ और सारा। तो मैंने कहा यार अगर तुम इतने पढ़े लिखे हो ना तो फिज़िक्स का ये फार्मूला आप रेडार होराइजन इसको कहते हैं, जो आप रेंज कह लें कि रेडार को कितना नज़र आ रहा है। जैसे आप अगर मतलब समंदर के किनारे खड़े होकर कहीं देखें हाइट पे तो आपको एक खास हद तक नज़र आता है, फिर जो उफक जो होराइजन है उससे आगे आप नहीं देख सकते, अर्थ का कर्वेचर आ जाता है। तो ऐसे ही सही है। रेडार लाइन ऑफ साइट है कि समझें कि रेडार की आंखें हैं, उसने वहाँ से अपना वो जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फेंकी। अब वो लाइन ऑफ साइट जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है विजुअल से, क्योंकि वो रेडार की वेव्स जा रही हैं, तो वो 15% उससे ज़्यादा हम कहते हैं कि रेडार का होराइजन है, लेकिन एक लिमिट उसकी भी है। ठीक है। अब ये जो 600 और 400 है ना, अब ये कोई भी भाई जब वो इंडिया वाला गूगल करके आके मुझे कह देगा कि हमारे उसकी है 600 किलोमीटर, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार वो एक बात के पढ़े लिखे लोग हो, ये बताओ 600 किलोमीटर जो रशियंस क्लेम करते हैं वो किन पैरामीटर्स पे करते हैं। तो उसमें अगर आपका जो रडार का एंटीना है वो 40 मीटर से ऊपर लगा हुआ है, 40 मीटर से ज़्यादा तो अब आपने क्या मतलब आसमान पे तो लगा नहीं सकते ना, तो ग्राउंड पे आप 40-50 से ऊपर कहाँ कितना लेके जाएंगे। एक तो एंटीना ऊपर लगाएं, फिर उसके बाद जो टारगेट है उसका एक होता है रडार क्रॉस सेक्शन, कि जितना बड़ा होगा ना वो उतना जल्दी रडार पे नजर आएगा, जितना छोटा होगा उसका आरसीएस उतना कम होगा, तो वो रडार पे देर से नजर आएगा। तो 10 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए आरसीएस टारगेट का, तो तब वो आपको 600 किलोमीटर पे नज़र आएगा, अगर वो 60-70 हज़ार फुट पे उड़ रहा है तो। ठीक है। हम्म। अब जो फाइटर्स हम्म। हैं उनका आरसीएस होता है 3 to 4 मीटर स्क्वायर, तो 10 से अच्छा। कम मतलब सीधा सीधा आधे से भी कम। दूसरा जो जी। फाइटर्स हैं वो 30-40 थाउजेंड पे फ्लाई कर रहे होते हैं, वो मतलब हाई स्पीड पे 30,000 पे है, 25,000 पे है, जो भी मैंने जिस पे भी उड़ने 70,000 फीट पे कोई फाइटर फ्लाई नहीं कर रहा होता। ठीक है। तो ये जो थियोरेटिकल रेंज है ना, सबसे पहले तो इसकी लिमिटेशंस आपने समझनी है कि पाकिस्तान हम्म। एयरफोर्स का जो JF-17 है जो उसको तबाह करने गया था, उसको 400 किलोमीटर पे भी नहीं डिटेक्ट कर सकता। अब शूट करना तो बड़े दूर की बात है। ठीक है। ये मैं इंडियंस के ही रिसोर्सेज क्लेम कर रहा हूँ कि अगर 4 मीटर स्क्वायर का वो है ना टारगेट आरसीएस का, यस सर। तो रडार क्रॉस सेक्शन जो जनरली फाइटर्स का इतना ही होता है, 3 to 4 होता है, इससे कम भी होता है, स्टेल्थ का तो खैर इससे भी कम है, वो जो 5th जनरेशन J-35 और बट अभी हम इसको JF-17 F-16 इसमें रखते हैं। उसकी रेंज 390 किलोमीटर से ज़्यादा डिटेक्शन रेंज है ही नहीं S-400 की। ये मैं अपने उनके रशियंस और इंडियंस के क्लेम पे मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर 4 मीटर स्क्वायर टारगेट, ठीक है, वो 390 किलोमीटर से ज़्यादा उसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। अब उसकी हाइट जैसे जैसे कम होती जाएगी ना, कि 60,000 से अगर मैं 50,000 कर दूं तो ये 390 से और कम हो जाएगी, 370 पे लेट से आ जाएगी। फिर मैं 40,000 कर दूं तो ये 340 पे आ जाएगी। फिर मैं अगर उसको 20,000 कर दूं तो शायद ये 300 से भी कम आ जाए। ठीक है। तो ये S-400 का जो हम वो इंडियंस अगेन वही कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उनका जो वो एक अकल है सारी के ढोल मार दो कि 600 किलोमीटर, तो उसमें थोड़ा सा वो फिजिक्स जाके खुद पढ़ लें, फार्मूला लगा लें। और मैं चैलेंज करता हूँ कि वो मुझे आके जो है ना वो कहें कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, हम JF-17 जो 25,000 फुट पे उड़ रहा है उसको हम 600 किलोमीटर पे डिटेक्ट कर सकते हैं। पॉसिबल ही नहीं है, ये फिजिक्स ही यहाँ पे फेल हो जाती है। सर अब इसमें एक सवाल ये था कि हमारे पास तो J-10C भी थे, और डेफिनेटली वो JF-17 से ज़्यादा पोटेंट और ज़्यादा एडवांस फाइटर है। तो सर इतने खतरनाक मिशन पे हमने JF-17 को क्यों भेजा? बड़े ज़बरदस्त आप सवाल कर रहे हैं, पते के सवाल जो है ना, कि J-10C जो है वो अभी हमारे पास 20 जहाज़ हैं। ठीक है। इंशाल्लाह और आ रहे हैं। और अभी तक हमने जो कन्फिग्रेशन रखी हुई है ना J-10C की, वो एयर टू एयर है। तो बेसिकली JF-17 है उस पर हम बॉम्ब्स भी लगाते हैं, CM-400 AKG जो रॉकेट जो ये हमने मिसाइल से जिससे हमने तबाह किया S-400 वो भी लगाते हैं। J-10C को अभी हमने क्योंकि नंबर्स उसके ये हैं मतलब ओनली 20, तो हमने प्योरली एयर टू एयर में रखा हुआ है कि आपका काम है PL-15 और PL-10 जो उसका शॉर्ट रेंज जो इंफ्रारेड वाला ना, PL-15 PVR है और साथ PL-10 जो है वो इंफ्रारेड वाला जो आपके क्लोज रेंज में यूज़ होता है।
तो वो उसके साथ फ्लाई करते हैं। इंशाल्लाह ताला जब आ जाएंगे मज़ीद नंबर्स इनके बढ़ जाएंगे तो फिर हम J10C को भी J17 की तरह ना सारे रोल्स दे देंगे। अभी प्योरली उनका जो रोल है वो सिर्फ एयर टू एयर है, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया कि उन्होंने राफेल और Su-30 और सबके साथ क्या किया। तो अभी उनका क्योंकि एयर टू ग्राउंड रोल है ही नहीं, तो इसलिए आपने JF-17 को यूज़ किया इस रोल में। और JF-17 हर रोल में, क्योंकि वो खैर मतलब छोटा जहाज़ है ऑब्वियसली, तो उसकी ये लिमिटेशंस कि यार ये लाइट फाइटर है और वो मीडियम वेट फाइटर है, बड़ा है, उसकी रेंज भी ज़्यादा है, उसकी एंड्योरेंस भी ज़्यादा है और टेक ऑफ वेट भी ज़्यादा है। उसके अलावा JF-17 अलहमदिल्ला हर रोल में यूज़ हो सकता है। इसी तरह हम इंशाल्लाह J10C को भी कल को देखेंगे कि अगर नंबर्स बढ़ जाते हैं तो हम कहेंगे अच्छा इतने जहाज़ एयर टू एयर के लिए रख लो कि वो PL-15 से इंडिया के जहाज़ गिराएंगे, और इतने जहाज़ों को एयर टू ग्राउंड में कि वो इंडिया के ऊपर लॉन्च करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है वो हमारे पास JF-17 ही है एयर टू ग्राउंड रोल्स के लिए, तो सरफेस अटैक में भी हम J10C यूज़ नहीं करते। सर क्या ये इसका कोई खास तरीका होता है या बस वो नट खोल के आपने एयर टू ग्राउंड वाला मिसाइल लगा दिया तो चल गया? हाँ, ओवर सिंप्लीफिकेशन तो थोड़ी सी ऐसी ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अब टेक्नोलॉजी मॉडर्न के जैसे, अब आप अगर कहें कि ये देखें ये मोबाइल है और इसके अंदर ये वाली मैं यूएसबी लगा दूं, तो इवन अगर वो साथ लग भी जाती है अंदर, लेकिन अगर आगे सॉफ्टवेयर उससे नहीं है ना, तो वो आप उसमें डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ऐसे सही ही है। बॉम्ब लगाना तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वो तो वेपन टेक्नीशियन को आप कहेंगे यार ये मिसाइल उतारो और बॉम्ब लगा दो। असल मसला ये है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर आपका जो मिशन कंप्यूटर है, ठीक है, आपका जो रेडार है, वो अगर उस वेपन के साथ बातचीत नहीं कर पा रहा ना, कि वो वहाँ से पायलट ने जब बटन दबाना है तो कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जाएगा, वो फिर उसको बताएगा कि अब यहाँ फायर हो, ये पैरामीटर्स, वो अगर आपने दरमियान में अभी इंटीग्रेशन नहीं की हुई, जैसे मैंने कहा कि अभी हमने अपने J10Cs को प्राइमरीली सिर्फ और सिर्फ एयर टू एयर के लिए ही रखा हुआ है, ठीक है, तो वो कोई इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको ना इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। उसके अलावा फिर इतना मैंने जैसे कहा कि वो आपके उसके नीचे रैक्स लगे होते हैं, अगर आप देखें ना जहाज़ के नीचे, जी। तो आपने ये एक पॉइंट है, इसके ऊपर आप लगा सकते हैं बॉम्ब, ये वाला एक है, ठीक है, लॉन्चर है, इसके ऊपर लगा सकते हैं मिसाइल, और फिर जो ड्रॉप टैंक्स लगते हैं उसके लिए अपना एक डिफरेंट होता है। तो वो बस आपने वो चेंज करना है, वो लॉन्चर चेंज करें और आप उसकी कन्फिग्रेशन चेंज कर दें। थोड़ा उसमें टाइम लगता है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है, कि आप जो है ना मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। और इंडियंस होंगे तो उनको शायद खैर घंटा भी लग जाए, घंटे से भी ज़्यादा लग जाए, लेकिन बहरहाल हमने तो देखा है कि अब जल्दी जल्दी भी वो कन्फिग्रेशन चेंज हो जाती है। सर इसमें दो चीज़ें थी, अब शायद ये थोड़ा सा मैं लेमैन हूँ इसलिए सवाल कर रहा हूँ। हम जब थोड़ी सी कभी कभी शूटिंग पर जाते हैं तो कहा यह जाता है कि स्नाइपर जो होता है वो फजर के बाद के टाइम और मगरिब से कुछ पहले के टाइम में शूट नहीं करता, क्योंकि वो टाइम इस तरह का होता है कि दिन ख़त्म हो रहा होता है, रात चढ़ रही होती है, तो जो विजिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो सर क्या ये जो फजर के बाद फ्लाई करने का कहा गया था, इसकी कोई ख़ास वजह तो नहीं थी, इस टाइम की कोई सिग्निफिकेंस थी? नहीं, मेरे ख्याल में तो सच्ची बात है, एक तो शायद ये वो सुन्नत से भी है, और उसके अलावा जो है ना इसका कि वो जो टाइम है, आप तो सुबह उठ रहे हैं ना उस टाइम पे, मतलब नमाज पढ़नी है, तो जो रात को ड्यूटी के ऊपर होता है ना, एक्चुअली वो बंदा उस टाइम थक चुका होता है और वो जा रहा होता है। जो आपने बात की है ये बिल्कुल सही है कि जो डेप्थ परसेप्शन और ये चीज़ें जो है ना, ये थोड़ी सी आपको विजुअली अफेक्ट करती हैं, लेकिन अब मॉडर्न क्योंकि आपकी विजुअल टारगेटिंग तो होती नहीं है, वो तो रेडार ने करनी है। तो अब ऑल वेदर, हम कहते हैं कि ऑल वेदर फाइटर के 24 घंटे में इवन बादल वगैरह भी हैं, बारिश भी हल्की फुल्की हो रही है, ज़्यादा वो ना हो कि लाइटनिंग और खुदा ना खास्ता वो थंडर स्टॉर्म, और वो एक डिफरेंट वो एक है वेदर के अंदर। नॉर्मल आपका ऑल वेदर ऑपरेशंस के अंदर जो है ना, जहाज़ों को और रेडार को अब फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो जो टारगेटिंग थी ना विजुअली वाली, उसका अब इतना इम्पैक्ट नहीं है। बाकी जो है वो जैसे मैंने कहा कि शायद वो इसमें जो बुनियानुम मरसूस था कि आपका फजर का जो टाइम था और कुरान से आपने वो आयत ली, तो ये भी हो सकता है। उसके अलावा भी अर्ली मॉर्निंग जो है ना, लास्ट टाइम भी 2019 में भी हमने सुबह तकरीबन 9 बजे के करीब किया था। तो ये थोड़ा सा होता है कि जो रात को है वो बंदा जो है ना वो मतलब थक चुका होता है, तो इसके अलावा मुझे कोई जहन में अभी आ नहीं रही बात। लेकिन वो विजुअल वाला जो है ना, वो अब मेरा ख्याल है कि जब आपकी टारगेटिंग सारी डिजिटल हो गई है तो वो इशू अब इतना नहीं रहा। सर अब एक आखिरी इसमें सवाल ये है कि हमारे पास अ, जैसे हम सुनते हैं कि इंडिया के पास कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो कि एयर टू वो ग्राउंड टू एयर मारने के लिए हैं, वो ग्राउंड टू ग्राउंड मारने के लिए, सरफेस टू सरफेस। सर क्या हमारे पास ये मिसाइल हैं, और अगर हमारे पास नहीं है और हाइपरसोनिक की बजाय सुपरसोनिक है तो ये कितना ज़्यादा हमारा डिसबैलेंस क्रिएट करता अच्छा, एक तो देखें अभी जो है ना हमारे पास मतलब तकरीबन जितनी भी चीज़ें उनके पास हैं, मिसाल देता हूँ मैं आपको कि जैसे उनका ब्राह्मोस जो है ना वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, है? सर वो लेकिन पाकिस्तान। हाइपरसोनिक
नहीं नहीं, हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक नहीं नहीं, ब्रह्मोस हाइपरसोनिक नहीं है, सुपरसोनिक है। जो बेसिकली अभी पाकिस्तान नेवी ने स्मैश फायर किया था ना, स्मैश एंटी शिप, वो भी हाइपरसोनिक है। और जो ये है CM-400 AKG जिसने S-400 को तबाह किया, वो भी हाइपरसोनिक है। तो अच्छा। पाकिस्तान के पास भी हाइपरसोनिक हैं। उसमें सिर्फ ये एक चीज़ होती थी कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्रूज मिसाइल्स हैं ना, वो उनके पास ब्रह्मोस सुपरसोनिक है, और हमारे पास पहले पिछले साल पाकिस्तान आर्मी ने दिखाया था फतेह 4, या पाकिस्तान नेवी और एयरफोर्स ने तैमूर, अभी तैमूर का जो तजर्बा किया था, वो सब सोनिक थे। तो लाइक मार्क 3 है, मतलब 3 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड इसकी ब्राह्मोस की, 3 to 3.5, और 0.8 मार्क है, यानी लेस देन 1 मार्क इसकी तैमूर की और इनकी। तो इस पे लोग थोड़ा सा कहते थे कि यार आपके पास सब सोनिक है, उनके पास सुपरसोनिक है। तो वो मैंने कहा नहीं, बाकी हाइपरसोनिक्स भी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, लेकिन क्रूज मिसाइल तो आपका सब सोनिक है ना। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी कुछ 2 3 4 दिन पहले देखा होगा, फतेह 3 का जो पाकिस्तान ने दिखाया, वो पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड में जो फतेह 3 है, वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब वो मसला भी आपका ख़त्म हो गया कि अच्छा जो लो क्रूज़ मिसाइल आपका सब सोनिक है, इंडिया का जो है वो सुपरसोनिक है, आपके पास भी सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल आ गया है। तो कोई मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा कैपेबिलिटी गैप नहीं है इंडिया से। बाकी वही नंबर्स में ऑब्वियसली, और वो मतलब जो रिसोर्सेज में, और हम अपना थोड़ा हमारे इकोनॉमिक इश्यूज और सारा, लेकिन कन्वेंशनल मिलिट्री के अंदर जो है ना, इंडो पाक सिनेरियो में अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं इसमें बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ कि अल्लाह के फजल करम से कोई ऐसी बड़ी कोई उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं कहूँ कि यार ये हमारे लिए कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कि खुदा न खास्ता इसका हम जवाब नहीं दे सकते। वो हम रैशनल और रिस्पॉन्सिबल मतलब न्यूक्लियर स्टेट हैं, तो हमें पता है कि यार दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो अगर एस्केलेशन चलती रहेगी खुदा न खास्ता, तो कभी ना कभी बात उधर भी जा सकती है। तो थोड़ा सा रेस्ट्रेंट शो करना चाहिए। वो इंडिया वाले, वो हिंदुत्वा वाले जो है ना, वो वैसे ही आजकल मतलब पागल हुए हैं, तो थोड़ा हमें ही अकल कर लेनी चाहिए अगर वो बेवकूफ़ भी हैं तो हमने कन्वेंशनली उनको ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह मारा भी। और फिर हमने, जैसे वो सर औरंगजेब ने कहा था ना कि वी कुड हैव मोर नंबर्स बट वी शोड रिस्ट्रेंट, तो हमने सर थोड़ी मारा। लेकिन हमारा तो बड़ा दिल था। मैं यही कह रहा हूँ ना, यही कह रहा हूँ कि दिल ठीक है अपनी जगह, लेकिन स्ट्रेटजिक रिस्ट्रेंट जो है ना वो करना, कि यार दोनों न्यूक्लियर नेबर्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों अच्छे काम पाकिस्तान ने किए, कि मारा भी हमने और फिर हाथ भी हमने रोक के उनको अकल दिलाई कि भाईजान थोड़ा सा ख्याल रखें। तो ये हाइपरसोनिक सुपरसोनिक से खैर बात निकली थी कि कैपेबिलिटी वाइज जो है ना, इंडिया का कोई मतलब ऐसा मसला नहीं है कि मैं कहूँ कि यार उनके पास ये है और हमारे पास नहीं है। ठीक है। और अच्छा अभी अल्हम्दुलिल्लाह अगर, सर स्मैश जी के जी, बारे में तो नहीं आया कि जब वो टारगेट को हिट कर रहा होता है तो वो हाइपरसोनिक से मैन्यूवरेबिलिटी की वजह से सुपरसोनिक में कन्वर्ट होता है। क्या ये बात सही है या ये कि वो। जी जी, वो बेसिकली अगेन वो भी मैटर इसलिए ज़्यादा नहीं करता कि देखें आपकी जो हाइपरसोनिक स्पीड है ना, उसका फ़ायदा ये है कि एनिमी को रिएक्शन टाइम कम मिलता है। ठीक है। अब जब वो आ रहा है हाइपरसोनिक के ऊपर आ रहा है, तो एनिमी को उसके ऊपर जो है ना वो नहीं मिल रहा, तो उसमें अगर उसकी स्पीड लेट से, क्योंकि मैनूवरिंग टारगेट है ना, वैसे वो इतनी ज़्यादा मैनूवरिंग मतलब मेरा नहीं ख्याल के करेगा, क्योंकि जो शिप होता है उसकी उतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होती। ठीक है। तो लैंड बेस्ड टारगेट जो है ना वो स्टैटिक होता है, तो शिप मूविंग टारगेट है, तो आपने कुछ ना कुछ मैन्यूवरेबिलिटी तो रखनी है ना, कि वो अगर शिप मूव कर रहा है तो वो अगर वो मतलब मिस कर जाएगा, अगर वो सीधा सीधा ही जाता रहेगा तो उसने उसको मैनूवर करना है। लेकिन क्योंकि शिप की स्पीड जो है वो पानी के अंदर मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम बहुत भी तेज़ जा रहा हो तो कोई 20 नॉट से ज़्यादा ऊपर बड़ा शिप क्या जाएगा, तो उसकी उसकी मैनूवरेबिलिटी इतनी नहीं होगी कि वो मैं कहूँ कि हाइपरसोनिक से सुपरसोनिक आ जाए। लेकिन अगर आ भी जाए फॉर एग्जाम्पल, तो वो इतना लेट है, टर्मिनल फेज हम इसको कहते हैं, कि उसके बाद वो इंशाल्लाह वो अगर सुपरसोनिक भी है ना तो आप उसका कुछ कर नहीं सकते। तो दैट इज़ अ वेरी गुड कैपेबिलिटी। सर आज तक के तो यही सवालात थे, फिर दोबारा आपको कुछ और चीज़ों से तंग करेंगे नहीं नहीं, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बस ज़रूर। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वक्त दे दिया करें हमें। और हमारी ऑडियंस में बहुत सारे वो यंग जनरेशन है जो आपको सुनना चाहते हैं। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर, एनी टाइम, थैंक यू। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह